सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी से संबंधित फर्स्ट पेपर देखेंगे और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो आपके पास सीडीपी लगी हुई है या शिक्षण अभिरुचि जो आपके पास लगा हुआ था पूर्व में, उसके अंतर्गत जो पांचवा यूनिट है, पांचवा यूनिट किससे संबंधित है? भारतीय शिक्षा के विकास से संबंधित समितियां और आयोग, संपूर्ण आयोग और समिति, उसके अंतर्गत करीबन 20 से 23 या 24 समिति और आयोग उसके अंतर्गत हैं। यूनिट के अंतर्गत इतने टॉपिक लगे हुए हैं। तो उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसमें CTE, NCERT, कैप, RCI, KVS, नवोदय, NCF, SSA और रमसा आदि जो अन्य विभिन्न समितियां उनके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिशत यह होगा और बहुत ही बेहतर रूप से यह प्रतिशत बनाया गया है। तो यह निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए औषधि का कार्य करेगा। और इस आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इससे पूर्व हमने जो प्रैक्टिस सेट चलाया था उसमें NCERT से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और व्याख्यात्मक क्लास भी थी और साथ में UGC से संबंधित। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षा पद्धति किस समिति का सुझाव था? जो वस्तुनिष्ठ आपके पास जो परीक्षा होती है आज वर्तमान रूप में, जिसका प्रचलन बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही विस्तार रूप से और हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा रूप में होता है, तो यह किस समिति की का सुझाव था? ए, कोठारी आयोग समिति, बी, मुदालियार समिति, सी, NEP 1993 और डी, राधाकृष्ण कृष्ण समिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह किस समिति का सुझाव था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही होगा, इसका सही होगा बी, यानी मुदालियार समिति। ठीक है, मुदालियार समिति का जो गठन किया गया था वो 23 सितंबर 1952 में किया गया था। ठीक है, इस समिति का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। ठीक है, आपके पास राधाकृष्ण समिति नहीं लगी हुई है आपके इस आयोग के अंतर्गत, आपको क्या पढ़ना है? मुदालियार समिति पढ़ना है 1952-53, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? कोठारी समिति पढ़ना है आपको। ठीक है, मुदालियार समिति को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और कई बार देखो, एक 52 तो आपको रखना ही है नाम याद। ठीक है, 23 सितंबर 1952 आपको याद रखना है। मुदालियार समिति का अन्य नाम क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, कई बार पूछा जाता है कि मुदालियार का पूरा क्या नाम था? तो ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय। ठीक है, तो इनका क्या नाम था? लक्ष्मण। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मुदालियार का पूरा क्या नाम था? तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियार था। ठीक है, तो इन पॉइंटों, इन तथ्यों को भी आप नोट करेंगे। बाकी विस्तार से चर्चा करेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन है तो पूरा फैक्ट पर चर्चा करेंगे। बस से कम क्वेश्चन हो लेकिन एक रचनात्मक आपको ज्ञान मिलेगा। और जिससे देखो, अभी नया सिलेबस है तो इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी आपको कम ही मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट कराने के बाद आप व्याख्यात्मक देखोगे तो आपकी एक दृष्टि बनी रहेगी, भारी दृश्य आपकी बनी रहेगी। जब भी आपको कुछ नया लगेगा, नया, उसको आप अपने प्रैक्टिस सेट, अपने नोट्स में जोड़ सकते हैं और धीरे धीरे आपका रचनात्मक ज्ञान बढ़ता रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन का किस देश में अपना संस्थान नहीं है? ठीक है, KBS, ठीक है, किस देश में नहीं होगा? ए, रूस, बी, तेहरान या ईरान उसकी राजधानी है। ठीक है ना, सी, बांग्लादेश और डी, काठमांडू। तो पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका था कि जो है KBS एक ऐसा संगठन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, जिसके विदेशों में भी अपने संस्थान है। बहुत बड़ी बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी सी होगा, यानी बांग्लादेश होगा। ठीक है, इसका बांग्लादेश नहीं है, जैसे रूस, तेहरान और काठमांडू में इसका है। ठीक है, यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, 1962 में किसकी स्थापना हुई थी? CBSE की स्थापना भी क्या हुई थी? CBSE की स्थापना भी कब हुई थी? 1962 में हुई थी। निश्चित तौर पर इतने आयोग हैं तो थोड़ा आपको अपनी बारीक नज़र जो है इसमें, कब उस समिति या आयोग की स्थापना हुई थी, तो मोटा मोटा तौर पर आप इसको भी देख सकते हैं। क्योंकि देखो, एक इतना बड़ा सिलेबस है तो इसके लिए आपको एक रचनात्मक तौर से अपनी तैयारी करनी होगी, जिससे आपका बेहतर से बेहतर मूल्यांकन आकलन हो। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार 2016 में कौन सा कथन गलत है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में जो हुआ था,
तो कौन सा कथन इससे संबंधित गलत है? ए, आरक्षण 3% बढ़ाकर 4% किया गया। बी, 40% बेंचमार्क विकलांगता क्या किया गया है? शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की बात की गई है। सी, विकलांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 20 किए गए हैं। और डी, अधिनियम 1995 को निरस्त किया गया है। अब देखो, ये विकलांगता इसलिए लगा हुआ है कि ये पहले दूसरा आयोग के अंतर्गत था, इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही है, इसी से ही क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो फैक्ट हैं यही हैं इसके, ये 4 मूलभूत फैक्ट इस प्रश्न के, ये विकलांगता अधिकार के नियम के ही हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा यानी सी होगा। ठीक है, सी क्यों होगा देखते हैं। देखो, ये भी सही है, पहले जो है 2016 से पहले क्या था, 3% था। अभी अभी वर्तमान में उत्तराखंड में बात चल रही कि 5%, 4% ऐसे सुनने में आया। अब लागू हुआ नहीं हुआ ये तो देखने वाली बात होगी। तो अब क्या हो गया, 4% किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, बेंच अगर विकलांगता 40% है, 40% कम है तो तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, परंतु आप 40% तक विकलांगता आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एजुकेशन, शिक्षा और रोजगार, नौकरी में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। विकलांगता का प्रकार जो है 7 से बढ़कर 20 नहीं, अब 21 किए गए हैं। पहले 7 प्रकार से विकलांगता में आरक्षण मिलता था, अब उसके प्रकारों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है, 21 बढ़ाई गई। तो बहुत अमूल चूक जो है परिवर्तन किया गया है। अब जो है 1995 का पहले क्या था, अधिनियम था, उसको निरस्त किया गया। अब क्या आ गया, 2016 का अधिनियम आ गया। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दूसरा काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ऑफ एजुकेशन RTE के तहत तो आम बच्चों के लिए कितना है, 6 से 14 वर्ष है, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए कितना है, 6 से 18 वर्ष है। पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूं इस बात को, तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि आपका RTA 2009 भी आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ये आपके अधिकार के अंतर्गत है। इन मोटे मोटे पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से आपको 3-4 रचनात्मक हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं होगा? ए, राष्ट्रीय नीति 1986, बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित 1992, सी, मुदालियार आयोग 1952-53 और डी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1904। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा? तो आपने अपना मूल्यांकन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप तो जानते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी और एक थी 68 की थी पहले वाली, ये द्वितीय थी। संशोधन 92 में हुआ। मुदालियार आयोग कब का था, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का 52-53 में था। 52 में जो है उसकी स्थापना की गई थी, आयोग बनाया गया था और 53 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें तो यह कब का था, यह 2005 का था। ठीक है, पांचवा नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब शिक्षा है तो शिक्षा से संबंधित यह क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये निचोड़ किया गया है। ठीक है, आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, UGC नेट से संबंधित अन्य राज्यों से RPSC और अन्य राज्यों से संबंधित जो भी क्वेश्चन कुछ बने हैं तो उसको मिलाकर और फिर कुछ नया इसमें जोड़कर एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया। ठीक है, तो ए 11 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 25 नवंबर और डी 26 नवंबर। तो प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, और आपको ध्यान होगा कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रति वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी आप देखेंगे कि परीक्षा के उपयोगी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा दिया गया है कि उस पर आपको ध्यान देना ही देना होगा, कि जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, एक तो देखो, एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है, इस प्रकार से काफ़ी। ठीक है, इसका 11 नवंबर होगा। ठीक है, और एक आएगा शिक्षा दिवस। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कंफ्यूजन मत होना। एक आएगा, ये है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और एक आएगा शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस की बात आएगी तो ये क्या आएगा, 5 सितंबर की बात आएगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होंगे आप लोग।
आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा के सभी स्तरों पर स्कूली छात्रों का भार कम करना और कौशल का निर्माण करना किस समिति से संबंधित है? ठीक है, यानी सभी स्तरों में, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च स्तर तक भार कम करना है और कौशल निर्माण करना है, तो किस समिति या किस आयोग की यह अनुशंसा पर यह बात कही गई थी? ए कोठारी आयोग, बी न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और डी शिक्षा नीति 1986। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। सारे नए क्वेश्चन है लेकिन फैक्ट टू फैक्ट मिलेंगे। आप जितने बार भी देखोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा मित्रों। इसका सही आंसर होगा बी, आपके उसमें लगा हुआ है न्यायमूर्ति वर्मा आयोग लगा हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, एक न्यायमूर्ति वर्मा आयोग अलग है जो कि अभी बालिकाओं से जो अन्य दुष्कर्म अन्य उससे संबंधित भी एक आयोग है, तो कंफ्यूजन मत होना, हमें शिक्षा से संबंधित इस वर्मा आयोग को देखना है, ये फैक्ट है। ठीक है, कई बार भी नए नए सिलेबस तो हम जो लोग जो है उसी सिलेबस के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन होना भी चाहिए जब नया सिलेबस तो उसमें मित्रों चिंतन भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह किसका था? यह किसका था? यह वर्मा समिति का था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पॉइंट को आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसने क्या दिया था? बस सीधा आ जाएगा वर्मा समिति किससे, न्यायमूर्ति वर्मा समिति का संबंध किससे है? तो सभी स्तरों में भार कम करना, ठीक है, और कौशल निर्माण करना। ठीक है, छात्रों का भार कम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसका सबसे महत्वपूर्ण है? युवा छात्रों पर। ठीक है, युवा छात्रों पर फोकस इस समिति का रहा है। आगे 7वां नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब किस समिति की अनुशंसा पर बना? ठीक है, ए हार्टोन आयोग, बी सैडलर आयोग, सी सॉर्जेंट आयोग, डी रेले समिति। तो किसकी कैब जो है ना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार सबसे पुरानी समिति है ये। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना आप लोग। तो किस की अनुशंसा पर बना है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा, तो इसका क्या होगा? सही क्या होगा? तो इसका सही क्या होगा? हार्टोन आयोग होगा। ठीक है, हार्टोन आयोग आपने सुना होगा ना। उसके देखो पहले कैब क्या हुआ था, जब कैब एक सिंपल रूप से एक साधारण तौर से इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका कार्यकाल जो ढंग से नहीं रहा और 33 में इसको भंग किया गया था। फिर क्या हुआ कि इसी हार्टोन समिति की अनुशंसा पर 1935 में फिर इसका पुनर्गठन किया गया। इस पॉइंट को मोड़। ठीक है, तो 3 तथ्यों को आप याद रखेंगे। वैसे तो साधारण तौर पे यही आएगा कि किस, देखो क्वेश्चन का माध्यम मित्रों यह नहीं होता है कि सीधा वो आपसे उस आयोग या उस समिति का सन पूछिए। आपके पास कितने हैं? लगभग 5 यूनिट में आपके पास 20 से 24 आयोग हैं। कितना आप याद करोगे? तो उसके साथ आपको रचनात्मक उसकी भूमिका देखनी पड़ेगी। तीसरा, किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ, उस आयोग के क्या अध्याय थे, क्या क्षेत्र थे या क्या सिद्धांत थे, तो आप इस रचनात्मक ढंग से देखेंगे, वो उस इन बातों को भी देखेंगे। तो पहला 20 में हुआ था, 33 में भंग हुआ था, फिर हार्टोन आयोग की अनुशंसा पर 35 में पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो बेहतर रूप से पूरा वीडियो देखना जिससे आपका रचनात्मक ज्ञान बन सके। और अंतर यही होता है कि पढ़ाने वाला और पढ़ाने वाले में अंतर अवश्य होता है। बस यही पॉइंट को आप नोट कर लेना। राजधानी दिल्ली में कौन सा संस्थान स्थापित नहीं है? यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई और एनएएसी। ठीक है, तो कौन सी समिति स्थापित नहीं होगी? देखो सारे बड़े बड़े समितियां हैं या आयोग हैं, उनका मुख्यालय कहाँ होते हैं? दिल्ली में ही होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ आयोग के बाहर भी होंगे। तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा, कंफ्यूजन नहीं होंगे। इसका सही आंसर क्या है? एनएएसी। ठीक है, अभी एनएएसी क्या है? ये एनएएसी जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद है, जो कि उस शिक्षा के लिए कार्य करता है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी को रैंकिंग देता है, आपने देखा कि ये यूनिवर्सिटी इस रैंक में आई, इनके लिए ये कार्य करता है ये परिषद। ठीक है, तो इसका संबंध उससे भी आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आ गया यूजीसी आ गया, एनसीईआरटी का आ गया, सीबीएसई भी आपके उसमें नहीं लगा है, लेकिन सीबीएसई का स्तर भी जो है 12वीं तक की शिक्षा के लिए है। तो इन सब का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न, शिक्षा के संबंध में प्रथम संचार उपग्रह
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कब प्रक्षेपित किया गया था? ए 2005, बी 2004, सी 2006 और डी 2010। तो इस क्वेश्चन को आप जानते ही होंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? बी यानी 2004 है। अब थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति थी, ठीक है। यह शिक्षा के क्षेत्र में आप इसको बड़ी क्रांति मान सकते हो, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आप इसको एक बड़ी क्रांति मान सकते हो कि जब एक यह उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। देखो, एक है स्वयं प्रभा और एक है स्वयं। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्वयं क्या है? ई शिक्षा कार्यक्रम या प्रणाली है जो 2017 में हुई थी, और एक स्वयं प्रभा है। यह भी क्या है? स्वयं प्रभा का संबंध किससे है? इस उपग्रह से है, यानी 2004 से है, ठीक है। स्वयं प्रभा क्या है? GSAT-15 उपग्रह का है, जिसमें 24 घंटे यह चैनल चलाता है। उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल है, जिसमें आपको DDH, ठीक है, DDH के जो है 34 चैनल, इसमें पहले 32 चैनल थे, अब 34 चैनल इसके माध्यम से चलाए जाते हैं। हर दिन 4 घंटे की सामग्री इसमें उपलब्ध होती है, जबकि 5 बार इसको दोहराया जाता है। तो यह जो है सारी मेहरबानी, सारे जो इसके परिणाम है या इस उपग्रह के परिणाम है, ठीक है। ये प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए यह प्रक्षेपित किया गया था उपग्रह, ठीक है। और इसको पहले कई बार यहाँ पे आ जाता है प्रथम उपग्रह, ठीक है। तो इसका संबंध स्वयं से भी है, ठीक है, ठीक है। एक स्वयं प्रभा चैनल है और एक स्वयं ई शिक्षा कार्यक्रम है। तो स्वयं जो एक चैनल है स्वयं प्रभा, तो इससे संबंध भी इसका है, ठीक है। ये UGC नेट में लगा हुआ है, बशर्ते यहाँ पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर थोड़ा घूम के अगर क्वेश्चन बनता है तो स्वयं प्रभा का आप संबंध किससे जोड़ देना? आप सीधा 2004 से जोड़ देना, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों को आपने किसी ना किसी रूप में देखा हुआ है, या प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि आपने भी EMRS का दिया था, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से थे, थोड़ा हट के थे, ठीक है। दूसरा क्या था कि UGC नेट में ये सारे आयोग लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आयोग यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। आगे 10वां नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। NEP 2020 को छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के मानक निर्धारण करने के लिए किस निकाय की स्थापना की गई थी? ठीक है, 2000 जो शिक्षा नीति है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 में उसमें कौन सी ऐसी एक निकाय थी मूल्यांकन के लिए, प्रगति, छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन के मानक निर्धारण करने के लिए, कि इसको स्थापित करना है? ए निष्ठा, बी प्रज्ञा, सी परख, डी ज्ञानवाणी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी परख होगा, ठीक है। निष्ठा आपके उसमें लगा हुआ है। निष्ठा क्या है? अभी मैंने इस पर चर्चा की थी, आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, यह भी आपके सिलेबस में लगा हुआ, प्रज्ञा भी लगा होगा, ज्ञान वाणी नहीं लगे, ज्ञान दर्शन लगा हुआ है, ठीक है, आपके उसमें। तो ये सारे वाणी दर्शन आपको सब कुछ कुल मिला के आपको जो अध्ययन वर्तमान में होगा वह रटने वाले पर नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आधार पर नहीं होगा, सरलता से नहीं होगा, गहनता से होगा, चिंतन से भी होगा, जिस प्रकार से सिलेबस लगा हुआ। तो परख से इसका संबंध है, ठीक है। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी रचनात्मक पर आधारित है। RCI भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है, तो किससे है? ए बाढ़ पीड़ित वर्ग के पुनर्वास के लिए, बी गरीब छात्रों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था, सी बालिका शिक्षा की व्यवस्था, और डी विकलांग, वंचित और विशेष बच्चों से संबंधित। तो काफ़ी अभी ये भारतीय कुछ आयोग नए हैं, इसमें तुमने जैसे देखे होंगे, सबसे टच करता हुआ या प्रतिशत बन रहा है, और जो मूल उसकी भूमिका है, स्थापना है, उससे तो क्वेश्चन टच होकर जा ही जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे अंत में इसका मूल्यांकन स्वयं ही करना आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। पुनर्वास से संबंधित पुनर्वास नहीं होगा, वो पुनर्वास दूसरा है, पुनर्वास परिषद है, वो है कटक में है, ठीक है, कटक उड़ीसा, ठीक, उसका अलग संबंध है। तो पहले तो आप ये सोच लेना कि जो आपके पास RCI भारतीय पुनर्वास परिषद लगा हुआ है, ये विकलांग, वंचित और विशेष बच्चों के लिए है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट रखना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको बेसिक इसका देखना ही देखना, इसका मूल रूप आपको बहुत जरूरी देखना होगा, ठीक है। देखो, कब संशोधित किया यह 2000 में, यह कब हुआ था?
यह भी देख लेते हैं। यह जून 1993 में हुआ था, ठीक है, 93 में हुआ था। और इसको जो है अगर हम बात करें तो अभी इसको संशोधन किया गया था, 2002 में इसको इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। आगे 12 नंबर का प्रश्न है, NBS 1986 के अनुसार प्रत्येक जिले में कितने विद्यालय होंगे, ठीक है। NBS के कितने विद्यालय होंगे? जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने विद्यालय होंगे एक जिले में? 1, 5 विद्यालय, 7 विद्यालय, 4 विद्यालय। तो आपको मालूम होगा, ठीक है। इसका कितना है, एक विद्यालय में कितने होंगे? एक जिले में एक विद्यालय की स्थापना होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक आपको देखना है, ठीक है। कुल मिला के 13 नंबर का प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? A SC ST, B अल्पसंख्यक, C पिछड़े वर्ग और D दृष्टि दोष बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम होगा कि इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है। दृष्टि दोष नहीं है, ठीक है। एक SC ST है, फिर अल्पसंख्यक है और फिर पिछड़े वर्ग है। इनके लिए कितना है? 75% नोट कर लेना, ठीक है। इन 4 वर्ग के लिए 75% है। 25 बचते हैं। 25% किसका होगा? गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले जो है बच्चों के लिए 25% होगा। सीधा पूछा जाएगा कि जो है गरीब बच्चों को कितना प्रतिशत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया? 25%। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, 75% के अंतर्गत किन बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा? तो SC ST अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को, ठीक है। सब आयोग को फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन बनाया गया है और 4 से 5 दिन इसको टटोलने में लगे हैं। आप स्वयं अपना आकलन कर लेना। आगे 14 नंबर का प्रश्न है, रमसा का संबंध किस शिक्षा से है? A प्राथमिक शिक्षा, B माध्यमिक शिक्षा, C उच्च शिक्षा और D जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। रमसा, तो रमसा का संबंध किससे होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। तो रमसा का संबंध किससे है? तो रमसा का संबंध है माध्यमिक से के लिए, ठीक है। रमसा का माध्यमिक के लिए है, जबकि प्राथमिक का SSA सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। अब चौथा आ गया, समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार ने कब प्रारंभ किया? A 2020, B 2021, C 2010 और D 2015। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अभी मैंने बात की थी, एक SSC है सर्व शिक्षा अभियान, वो प्राथमिक के लिए है, ठीक है। और दूसरा माध्यमिक शिक्षा अभियान वो का है माध्यमिक वर्ग के लिए है, जबकि समग्र शिक्षा सभी वर्गों सभी शिक्षा के में इसमें समावित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 15 का? तो इसका सही होगा 21 की बात करता है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान आपके उसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे इससे और भी क्वेश्चन है, फिर इसमें डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको विस्तार देने की कोशिश करेंगे। समग्र शिक्षा अभियान कौन सी योजना शामिल नहीं है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। A सर्व शिक्षा अभियान, B बालिका शिक्षा अभियान, C माध्यमिक शिक्षा अभियान और D शिक्षक शिक्षा अभियान या शिक्षक शिक्षा। तो कौन सा समग्र, अभी मैंने पूर्व में बात की थी ना, सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा की। अब इन दोनों में आपने करना है कि कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। थोड़ा अपना दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा। और सभी से बना हुआ है समग्र शिक्षा अभियान, इन तीनों से। तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, इसका सही आंसर होगा बालिका शिक्षा अभियान, इसमें नहीं है। देखो इन दोनों को तो आप जानते हैं, सर्व शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अभियान। शिक्षक शिक्षा यह इसमें तीसरा, इन तीनों को जोड़ के समग्र शिक्षा अभियान 2021 का इसको लागू किया गया था। तो सारी का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किस आयोग में अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का सुझाव दिया गया? कितनी बड़ी बात है। गरीब बच्चों के लिए नहीं, बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? अध्यापक जो टीचर हैं स्वयं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। A मुदालियार, B कोठारी, C NEP 92 और D राधा कृष्ण आयोग। तो 17 का क्या होगा?
तो 17 का बात क्या कर रहा है, तो निःशुल्क शिक्षा का, अब ये जो निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहा था, तो ये किसकी बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा, यानी 17 का क्या होगा, ये होगा मुदालियार आयोग। ठीक है, मुदालियार आयोग की अनुशंसा थी कि जो बच्चे जो है टीचर होंगे, अभिभावकों को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो काफ़ी इसमें काफ़ी बातें थी। एक तो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना, फिर तकनीकी शिक्षा की स्थापना, ठीक है, और इसमें यह एक बहुउद्देशीय स्कूल की भाषा और त्रिभाषा का भी बात इन्होंने की थी। ठीक है, मातृभाषा, क्षेत्रीय और संघीय भाषा। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, NCFTE 2009 समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन जो है ना, तो 2000 आपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपने पढ़ा होगा 2005। ठीक है, अब आपके पास 2009 भी लगाया, टीचर एजुकेशन इसमें जोड़ दिया गया है और इसको 9 का प्रावधान में लाया गया है। ठीक है, अब जैसे आपने 5 में पढ़ा होगा कि उसके समिति अध्यक्ष कौन थे, यशपाल थे प्रोफेसर, तो इसके समिति अध्यक्ष कौन थे, ए प्रोफेसर CL आनंद, बी प्रोफेसर यशपाल, डी मनमोहन सिंह और डी रमेश पोखरियाल निशंक, सब डॉक्टर हैं। ठीक है, या प्रोफेसर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, CL आनंद होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, NCF 5 में क्या थे, यशपाल, NCFTE में कौन थी, आनंद थे। ठीक है, आगे काफी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन भी, कोई ना छूटे अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, यह नारा किस समिति अभियान का था, कोई ना छूटे अब की बार। आजकल देखा होगा, कुछ दिन पूर्व तुमने इंटर कॉलेज हाई स्कूल में गांव के क्षेत्र में अगर आपका रहन सहन या आप उस से परिचित हैं या जाते हैं तो आपने देखा होगा, तो ये किससे संबंधित, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई ना छूटे अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार। ठीक है, तो इस किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, 19 का, तो इसका सही आंसर होगा समग्र शिक्षा अभियान 2021। ठीक है, इसकी यह बात कर रहा है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। ये मोहल्ला, देखो आपने देखा होगा ना, एक झंडा में सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा एक बैनर होगा और इंटर कॉलेज के कुछ छात्र होंगे, और जैसे छात्र होंगे, टीचर होंगे 2-4, तो आपने देखा होगा जैसे बाजार से, तब आपने देखा होगा, लेकिन आपकी स्मृति जगी नहीं होगी कि ये क्या कर रहे हैं, ये खाली घूम रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी याददाश्त शायद में वहाँ तक पहुँच गई होगी कि आपने बाज़ारों में, तो इनका काम क्या, गाँव में भी जाना, नारा लगाना, मोहल्ला में भी जाना, नारा लगाना, गलियों में भी जाना, नारा लगाना, यह इसमें जोड़ा गया है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, इसमें एक नारा और है। ठीक है, इसके तहत, और एक नारा यह है, तो यह वहाँ से गुजरते हुए नारा लगाना था। ठीक है, जिससे कि एक जागरूकता बनी रही शिक्षा के प्रति कुल मिलाकर। आगे 20वां नंबर का प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है। ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, बी कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004, और सी मिड डे मील योजना 1995, और डी जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इसमें से सर्व शिक्षा अभियान की जो योजना में शामिल कौन सा नहीं था, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, यानी डी होगा। ठीक है, देखो मिड डे मील 95 में स्टार्ट हुआ था, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 87 में, कस्तूरबा गांधी भी चर्चा की थी 4 में। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। और 4 में क्या था, अभी मैंने बात की थी ना, तो 4 में क्या था, तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है ना, मिला के देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCTE किस आयोग की अनुशंसा पर 1993 में गैर वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, बी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, और डी ज्ञान आयोग। ठीक है, तो 73 के अनुसार, ठीक है ना, 73 में इसकी स्थापना के लिए संवैधानिक दर्जा कब मिला था, 95 में मिला था। इस पॉइंट को याद कर लेना, NCTE काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो इन महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
कि एनसीटीए की आयोग की अनुशंसा पर हुआ, तो 21 का सही आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसको बोलते हैं, कोठारी आयोग को। ठीक है, अभी चर्चा की थी। राधा कृष्ण आयोग मतलब विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मतलब कोठारी आयोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपने नोट करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे निश्चित तौर पे। और इस जो है शिक्षा आयोग, आपको मालूम है कि यह कब का था, 64-66 का था ना, 64-66 का था। जब इसको 95 में एक वैधानिक रूप इसको मिला, ठीक है, वैधानिक रूप मिला, तो तब क्या हुआ था कि तब भी अनुशंसा किसने की थी, अनुशंसा की थी 1886 आयोग ने, शिक्षा आयोग ने, और 1992 में जो शिक्षा नीति थी उसकी अनुशंसा पर इसको 1995 में क्या मिली, वैधानिक दर्जा मिला। और गैर वैधानिक दर्जा किसके अनुशंसा पर मिला, शिक्षा यानी कोठारी आयोग की उस पर मिला। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। बाईस नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2023 कितने खंड है। तो एनसीएफ में देखो, एनसीएफ आपने देखा होगा ना, वैसे ये लागू नहीं हुआ है, इस पॉइंट को आप अपने जहन में रख लेना। तो उसमें क्या लिखा है, 2005 से और 2023 तक एनसीएफ लिखा हुआ। ठीक है, आपके सिलेबस में A4, B5, C6 और D7। तो कितने खंडों में बांटा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, या उसमें 20 दे देगा या 22 या 23 दे देगा कि एनसीएफ 2023 को या 22 को या कितने खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो यह कितने खंडों में बांटा गया, तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, सीधा सीधा ये आंसर हो गया, 4 खंडों में बांटा गया। ठीक है, कौन से, स्कूली शिक्षा, प्राथमिक बचपन देखभाल, शिक्षक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए एनसीएफ 2009 अभी तो पढ़ा था ना आपने, और पढ़ो शिक्षा के लिए, 4 पॉइंट इसमें जोड़े गए। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT। ठीक है, एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके थे ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 में हुई थी, 1961 में। उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, आप देखो राज्य से भी कोई क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके निश्चित तौर पर। A देहरादून, B रामनगर, C हल्द्वानी, D नरेंद्रनगर। तो SCRT का देखो, NCRT नेशनल जो है पॉलिसी होगी, केंद्र सरकार उसको चलाएगा, जो NCRT की जो है पाठ्यक्रम चलाता है, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों को चलाता है। लेकिन SCRT भी होगी, राज्य भी अपने तरीके से इस पाठ्यक्रम को सुझाव देगी, अपने स्तर से करेगी। ठीक है, इस पॉइंट को लगा हुआ है, NCRT भी आपके उसमें लगा हुआ है। तो इतिहास का आप जानते होंगे, उत्तराखंड जी के तो आपने काफ़ी पढ़ाई होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका नरेंद्रनगर टिहरी होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लेना, नरेंद्रनगर टिहरी में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी को तो जानते हैं हम, क्या कब हुआ था, 61 में हुआ था। अब एक बार एन पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देहरादून में कौन सा संस्थान है, देहरादून में उच्च शिक्षा संस्थान है। काफ़ी बार आपने धरना प्रदर्शन किया होगा कि हमें पोस्ट मिलनी चाहिए, पोस्टें होनी चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ गया, देहरादून में है। ठीक है, रामनगर में क्या है, कौन सी संस्था है, आप को याद आ गया होगा, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। ठीक है, रामनगर में है। ठीक है, जहाँ बोर्ड के एग्जाम वगैरह वगैरह होते हैं, जैसे आपका यूटेट होता होगा, तो वही जारी करता है, वही एग्जाम कंडक्ट कराता है। कौन सा, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कराता है। ठीक है, अब बात करें हल्द्वानी में, हल्द्वानी में क्या है, उच्च शिक्षा निदेशालय है। देहरादून में क्या, देहरादून में क्या है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है ये। ठीक है ना, इसको सॉरी, इसको उच्च मत कर देना, इसको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में है। हल्द्वानी में क्या है, उच्च शिक्षा निदेशालय है। रामनगर में क्या है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है।
और नरेंद्र नगर में एनसीईआरटी का सीधा पूछा जाएगा। बस वहाँ पर आपका सीधा टॉपिक लगा हुआ है, सीधा पूछ देगा एनसीईआरटी का मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ है, नरेंद्र नगर। कब हुई थी, 2001 में हुई थी। बस इतना ही आपको समझ लेना है, ठीक है ना। इसके साथ एन भी देख लेना, हो सकता है मिलान करने के लिए आ जाए कि देहरादून में कौन से संस्थान है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित संस्थान भी आप अपने तरफ से देख सकती हो, लेकिन सिलेबस से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस इतना ज़बरदस्त है, इतना बड़ा लेवल है। आगे महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी ने किस वर्ष राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? ए 1935, बी 1937, सी 1910 और डी 1918। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कब किया था बेसिक योजना? तो 1937 इसका होगा, ठीक है। तो 1937 इसका होगा, ठीक है। तो मित्रों, आज का काफ़ी 2-4 दिन से मैंने इस प्रैक्टिस सेट को बनाने की कोशिश की और मूल रूप से जहां आपको जाना चाहिए वहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, और फैक्ट टू फैक्ट, जिससे कि आप पहले बेसिक देख सके, जो प्रारंभिक चीज़ें हैं अपने दृश्य वहाँ पहुँचा सके, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपकी दृश्य निश्चित तौर पर बनी रहेगी। अगर यह वीडियो आपको लगता है कि 10% भी आपको लगता है कि आपके लिए यह उचित है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों तभी पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे, इसके बाद हिंदी से भी हम लाएंगे और अपना अध्ययन करते रहेगा, ठीक है ना। सिलेबस होगा, बस यही है कि सिलेबस बड़ा है, चर्चा यही है, तो वहाँ भी लगातार अपने मन को इस ओर नहीं बढ़ाना है कि सिलेबस बड़ा है, बड़ा, अब जो सिलेबस छोटा है बड़ा हो गया है, ठीक है। आपका काम है बेहतर से बेहतर अध्ययन कीजिएगा। और देखो, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आता है कि सिलेबस बड़ा है, निश्चित तौर पर बड़ा है सबके लिए, लेकिन आप अपने अध्ययन में ढीलापन नहीं करेंगे। आप अध्ययन जितना भी हो सके अपना अध्ययन कीजिएगा। और देखो, चंचलता, देखो जो टॉपिक है उसको उठाने की कोशिश कीजिएगा। आप पहले दर्शन शास्त्र उठा रहे हैं, वहाँ से आयोग उठा रहे हैं, उसके बाद आप जो है उसके प्रौद्योगिकी से संबंधित उठा रहे हैं, तो आप एक एक टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो आपके पास मैटर भी होगा, अध्ययन में आपकी रुचि भी आएगी और बढ़ता ही रहेगा। बाकी पढ़ने का अध्ययन है कि आपको वो स्वयं आपको तय करने कि आप कछुआ की गति से जाने चाहते हो या खरगोश की गति से जाना चाहते हो। मेरे हिसाब से धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएगा। अगर आप देखते हैं, देखो आप इतने चैनल देखते हैं, आप जब देखो रात पहले बाद में खुलती है आपका स्टेटस और नई नई बातें पहले देखने को मिल जाती, ऐसा है। तो जब आप लोगों को इतना ज्ञान है, आपने देखा होगा अभी पिछले बार का टॉपर को देखा होगा, आईएएस की बात देखो, यूपीएससी की आईएएस जो कह रहा है कि 12 घंटे में पढ़कर या 10 घंटे के बाद वो निकल गए, तो क्या आप 8 घंटा या 6 घंटे में नहीं निकल सकते? निश्चित तौर पर निकल सकते हैं। टॉपर की जुमानी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने व्यक्तिगत से मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। ये आपने भी सुना होगा। अगर 21 और 22 और 23 के टॉपरों की बात सुन लेना कि किस प्रकार से, कि ऐसा नहीं होता कि हमने इतना पढ़ा। तो कुल मिला के आप 4 घंटा 6 घंटे पढ़ के अपना अध्ययन को धीरे धीरे 8 घंटा भी कर सकते हैं, और निकलने वाला यहाँ से भी आप निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कई बार ये होता है कि एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि सर हम आजकल प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। भाई जब आपने सिलेबस पूरा पढ़ा ही नहीं तो आपके नंबर कहाँ से आ जाएंगे बताओ? और किस विद्वान ने पढ़ा होगा? 15 दिन में कौन से इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर देगा? कि जो इतने, वो दौड़ में बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना। कंपटीशन अपने तक सीमित होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका पूरा सिलेबस छूट जाए। कंपटीशन तब होता है जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, ठीक है। और यहाँ तुमने कंपटीशन के असली कंपटीशन तो तुम्हारा वहाँ बनेगा जब आपका बोर्ड, जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसको महत्व देने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद।